जब उरी की घटना घटी थी तो कहा था इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा, और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 10 दिन के अंदर, और कांग्रेसियों ने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था। ये है देशभक्त, प्रूफ मांगा था। और पुलवामा में जब घटना घटी तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, सारे कैंप ध्वस्त कर दिए गए और पाकिस्तान चू तक नहीं कर सकता। तो इस तरीके से विकास की दृष्टि से अगर हम देखें और हमारी सुरक्षा की दृष्टि से देखें, मैं बॉर्डर के इलाके से आता हूं, आपको शायद पता नहीं होगा, पहले हमारे यहाँ ये कॉन्वॉय चलता था आर्मी का, आगे हरा झंडा होता था और पीछे लाल झंडा, 40-40 ट्रक चलते थे, सारी सड़कों रोक दिया जाता था, तब इनको वन वे पास दिया जाता था। एक एक पुल को क्रॉस करने में 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, 3-3 आवर्स। जब सारी ट्रैफिक उधर से निकल जाती थी तब कन्वॉय को पास दिया जाता था, और पीस टाइम में इनको लीस्ट प्रेफरेंस दी जाती थी। आज मोदी जी ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक ऑल वेदर रोड और 2 लेन रोड बना करके तैयार कर दिया विद ब्रिजेस। आज एक दिन के अंदर हमारी फौज किसी भी बॉर्डर पर पहुंच सकती है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। हम बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे पास नहीं थे, आज हम बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे हेलीकॉप्टर्स, आज हम अपने हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, आज हम अपने फाइटर प्लेन्स बनाने पर लग गए हैं। इस तरीके से हमने अपने विकास के काम को आगे बढ़ाया है। मैं यहाँ जब ये चर्चा करता हूँ तो एक बात और भी चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको लीडरशिप समझनी पड़ेगी, और मैं बार बार आपके साथ इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आप की वोटर्स हैं, आपके समझ में आना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक अंधेरों को नहीं पहचानोगे तब तक उजाले का मजा नहीं आएगा। जब तक आप इस डिफरेंस को नहीं समझोगे, अगर आपने अमावस्या नहीं देखी तो पूर्णवासी में चांद का मजा नहीं आएगा। यह समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए, कोरोना आया, अमेरिका डिसाइड नहीं कर पाया इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट या ह्यूमैनिटी इज इंपॉर्टेंट। यूरोप डिसाइड नहीं कर पाया इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट और ह्यूमैनिटी इज इंपॉर्टेंट। हमारा ऑस्ट्रेलिया नहीं डिसाइड कर पाया, जापान डिसाइड नहीं कर पाया। मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और तय किया और बोल्ड डिसीजन लेके 140 करोड़ के देश को लॉकडाउन लगाया 24 मार्च को, और 2 महीने में तैयार किया। जहां हमारे पास आईसीयू बेड्स नहीं थे, जहां हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, जहां हमारे पास दवाइयां नहीं थी, जहां हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां 2 महीने के अंदर भारत ने अपने आप को तैयार किया। फिर मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, और सारा अमेरिका लॉकडाउन लगाए कि नहीं लगाए, लगाए कि नहीं लगाए, लगाया, हटाया, हटाया, लगाया, और वहां सरकार लड़ी। यहां मोदी जी ने देश को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, और इसलिए हमारे यहां कभी स्ट्राइक नहीं हुई। विदेशों में तो स्ट्राइक हो गई कि लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। और एक बात और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकार बंधु यहां पर हैं, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 30 साल लग गए, टेटनस की दवा को आने में 28 से 32 साल लग गए, इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 24 साल लग गए, इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 100 ईयर्स। 1906 में जापान में आ गया था, 2006 में भारत में आया, 100 साल लग गए। लेकिन कोरोना पहला केस शायद 24 जनवरी को डिटेक्ट हुआ, और शायद 24 अप्रैल को या 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत को तैयार किया, आत्मनिर्भर भारत, और 222 करोड़ डोज विथ डबल डोज दे करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज इंडियाज वैक्सीनेशन। ये हमको समझना चाहिए। भूल जाते हैं लोग, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं आपको कि किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से देश काम करने लगा।
अमेरिका में किसी ने कोरोना का इंजेक्शन लगाया तो कागज का चिट्ठा मिलता है, सर्टिफिकेट। भारत में अगर किसी ने इंजेक्शन लगाया है तो मोबाइल पर उसके सर्टिफिकेट होता है, कोवैक्सीन लगाया है, कोविशील्ड लगाया। ये हमारा आज डिजिटल दुनिया बन गई। ये है चेंज, ये है परिवर्तन, ये है बदलता भारत, जिसको हमको समझना चाहिए। आज हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन के बारे में एक समय में यूपीए की सरकार में हमने देखा कि हमारे शिक्षा मंत्री ने वंदे मातरम के गीत पर कंट्रोवर्सी कर दी, और आज यहाँ शिक्षा नीति मोदी जी के नेतृत्व में तैयार होकर के जनता में लागू हो गई और सारी दुनिया ने कबूल कर लिया, सारे देश ने कबूल कर लिया। हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी सारी दुनिया को, पहले हम सिर्फ क्यूरेटिव करते थे, आज हम प्रिवेंटिव भी करते हैं और क्यूरेटिव भी करते हैं, पैलिएटिव भी करते हैं, हम प्रोमोटिव भी करते हैं हेल्थ को। तो इस तरीके से बढ़ा, हमारे सोलंकी जी बैठे हैं, जानते हैं सारी चीज़ें डिटेल में कि किस तरीके से स्वास्थ्य में आज परिवर्तन आया है, उसको हम लोगों ने देखा है। अभी रजनी भाई चर्चा कर रहे थे हमारे पॉलिसीज़ के बारे में। देखिए, अगर मैंने विदेश की बात की, सुरक्षा की बात की, अगर हमने भारत के आत्मनिर्भरता की बात की, तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत के सामान्य मानवीय को भी ताकत मोदी जी की नीतियों ने दिया। आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, सबको मोदी जी की स्कीम से एम्पावरमेंट हुआ है, उनको ताकत मिली है, ये हमको समझना चाहिए। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आज 80 करोड़ की जनता, आज 80 करोड़ में 3 करोड़ 40 लाख हमारे गुजरात के भाई बहन हैं, जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है, 80 करोड़ की जनता को। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले 5 साल फिर मिलता रहेगा और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और आपको मालूम है इसका डिफरेंस क्या पड़ा है? 2 डिफरेंस पड़ा है। नीति आयोग बताता है कि भारत के रहने वाले 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि उनकी चिंता की गई। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, अति गरीबी भारत में आज लेस देन 1% है, आज 1% से नीचे होगी। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फर्क पड़ा है। यहाँ हमारे सब लोग बैठे हैं, लंबे समय से एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, इनसे पूछिए। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। उस समय हमारे यहाँ हमारी पंचायत में एक पंचायत के विकास के लिए 2.5 लाख रुपए आते थे, 2.5 से 3 लाख रुपए। आज पूछिए सबसे, एक पंचायत में विकास के लिए 2.5 करोड़ से 5 करोड़ आ रहा है और विकास के लिए काम कर रहा है। ये आवास की बात करना चाहता हूँ। मैं जब बार बार सुनाता हूँ, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। मैं जब एमएलए बना तो मेरे को मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आके बताता था खुशखबरी सुनानी है आपको, खुशखबरी। मैंने कहा सुनाओ। बोलता था इंदिरा आवास योजना में आपको 2 मकान मिले हैं एक पंचायत में, किसको दें? मैं कह लेता था तू ही रख ले भैया, ये मैं किसको बांटूंगा, कहाँ झगड़ा कराऊंगा, तुम बांट दो। 1 अनार 100 बीमार। आज प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए, 4 करोड़, और फ्लैट्स भी बनाए, इंडिविजुअल हाउसेस भी बनाए, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, गैस का सिलेंडर का कनेक्शन, कोर्टयार्ड, पक्के मकान बना करके दिए। और इस बार तय हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, कोई कच्चे मकान के नहीं रहेगा। ये आज हमको अंतर देखने को मिलता है और हमको समझने को मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कभी सोचा था कि किसानों को 2-2 हज़ार रुपये हर चौथे महीने मिलेगा? आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसान को मिल रहा है और 60 लाख किसान हमारे गुजरात के हैं जिनको मिल रहा है। और आगे का संकल्प क्या है कि हमने भारत को, मोदी जी ने अगले 5 साल में दलहन में, दाल में और तेलहन में आत्मनिर्भर बना देना है, सेल्फ सफिशिएंट बना देना है, इसको विकास करना है। और श्री अन्न में, मिलेट्स में हमने भारत को इंटरनेशनल दृष्टि से भारत को हब बनाना है और उसको हम
आगे बढ़ाएंगे इस अभियान को, उसको भी हम देखेंगे। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये देखिए, आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि हम 30 साल से काम कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि पहले क्या था और अब क्या है, इसलिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये जितने बैठे हैं ना, सब प्रथम पंक्ति में, ये सब चिट्ठी लिखा करते थे, मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, बाईपास होना है, उसको वाल्व लगना है, वो गरीब आदमी है, उसका मकान बिक जाएगा, उसका खेत बिक जाएगा, वो उसको आर्थिक मदद चाहिए, 3 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए, 1.5 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए, 2 लाख रुपए अनुशंसा कीजिए। 1.5 मांगते थे तो 75 मिलता था, 3 मांगते थे तो 1.5 मिलता था, बाकी जनता से इकट्ठा करके हम लोग करते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ पीपल, लगभग 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं। ये जाति के आधार पर तय नहीं हुआ है, ये इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पर तय हुआ है और प्रोफेशन बाय प्रोफेशन तय हुआ है। कौन? रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला वेटर, सैलून में बाल काटने वाला बार्बर, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवर प्रोग्राम। और अब इसके बाद एक और बात मेरे से सुन लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो जाएगी, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, उसको आयुष्मान का कार्ड मिलेगा और 5 लाख रुपए का उसका हेल्थ कवर। आप बताइए, ये देश को परिवर्तित करने वाला है कि नहीं है? इंश्योरेंस कंपनियां बुजुर्गों को इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती। 70 से 71 हो जाओ तो इंश्योरेंस घट जाता है, प्रीमियम बढ़ जाता है। और यहां मोदी जी ने तय किया कि 70 से ऊपर जितने होंगे सबको आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड बनेगा। ये आज बनता है। Irrespective of any caste, creed, color, religion, area, economic condition, अमीर भी हो तब भी मिलेगा, गरीब भी हो तब भी मिलेगा, किसी भी आमदनी का हो। और देखिए मानवता को कितनी दूरदृष्टि तक हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है कि इस देश में कोई भी किन्नर समाज का व्यक्ति छूट नहीं जाएगा, उसको आयुष्मान भारत से जोड़ा जाएगा। ક્યારે ઘીની નદીઓ વહેતા જોઈ છે ખરા? હા, અમે એ જ ઘીની વાત કરી રહ્યા છીએ કે જે તમે ખાવામાં ઉપયોગ કરો છો। ગુજરાતમાં એક ગામ એવું છે કે જ્યાં ઘીની નદીઓ વહે છે, સાથે સાથે સ્વિમિંગ પૂલ પણ ઘીનો બનાવવામાં આવે છે। અહીં કોઈ વાત મજાકની નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાની વાત છે। કહેવાય છે કે ગાંધીનગર પાસે રૂપાલ નામનું એક ગામ આવેલું છે। આ ગામમાં વરદાઈ માતાનું મંદિર છે। પાંડવોના સમયથી જ અહીં એક પલ્લીની રચના કરવામાં આવે છે કે જે પલ્લીની અંદર લોકો ઘી ચડાવીને પોતાની માનતા પૂરી કરતા હોય છે। લોકોની માનતાઓને આસ્થા એટલી બધી વધારે હોય છે કે પલ્લીમાં ચડતા ઘીને કારણે આખા ગામમાં ઘીની નદીઓ વહેવા લાગે છે। હવે સવાલ થાય કે એટલું બધું ઘી આવે છે ક્યાંથી? તો જે પણ વ્યક્તિની માનતા હોય એ 5 કિલો, 10 કિલો કે 15 કિલો ઘી માતાજીની પલ્લી પર ચડાવે છે અને પોતાની માનતા પૂરી કરે છે। આ રીતે ગામ આખું ઘીથી તરબોળ થઈ જાય છે। આ તો શ્રદ્ધાની વાત છે, પરંતુ માતાજી આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવાનું ક્યારેય ન કહી શકે। હા, શ્રદ્ધા પૂરી કરવા માટે આપણે પલ્લીમાં ઘી ચડાવવું જ જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવો એ યોગ્ય નથી। કહેવાય છે કે આ ઘી કે જે રસ્તા પર હેમખેમ પડ્યું હોય છે એને કેટલાક ગરીબ લોકોમાં વિતરણ કરી દેવામાં આવે છે। રસ્તા પર પડેલું આ ઘી ખૂબ જ ગંદા સ્વરૂપમાં હોય છે, જે ખાઈને ઘણાના સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે। માતાજીની શ્રદ્ધાનો સવાલ છે તો આપણે જરૂરથી પલ્લીમાં ઘી ચડાવીને આપણી માનતા પૂરી કરવી જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ખરેખર ઘીની નદીઓ વહેડાવી ન જોઈએ।
જોઈએ અને તેમને બાળકોના પોષણ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ. સદીઓથી આ પ્રથા ચાલી રહી છે, તેની સાથે લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે અને આસ્થા ખરેખર સાચી પણ છે. પણ ભગવાન જ કહીને ગયા છે અને આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે કે અન્નનો બગાડ ક્યારેય કરવો ના જોઈએ. એ ખરેખર ભગવાન જ છે. અહીં ઘીનો બગાડ આપણે ચોખ્ખો જોઈ શકીએ છીએ, તો ખરેખર આ બાબતથી આપણે થોડુંક જાગૃત થવું જોઈએ. ગુજરાતમાં આજે પણ 10%થી પણ વધારે લોકો કુપોષિત છે અને કુપોષિત બાળકોનો જન્મ પણ થયા રાખે છે. માતાને ચડાવવામાં આવતા ઘીથી ઘણા બાળકોને પોષણ મળી શકે એમ છે, તો આવા ઘીનો ઉપયોગ ગુજરાતમાં કુપોષિત બાળકોને પોષણ આપવા માટે કરવો જોઈએ. આ બાબતે તમારું શું માનવું છે? કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. मानवता के दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है. जल जीवन मिशन, बाकी सारे मिशन, ये सब चले हैं. गुजरात के विकास के बारे में मैं क्या कहूँ. धोलेरा में आपका सेमीकंडक्टर का यूनिट बनने लग रहा है, सानंद में आपके सेमीकंडक्टर का यूनिट लग रहा है, सूरत में आपका डायमंड ब्राउज बन गया है. उसी तरीके से गिफ्ट सिटी को आगे बढ़ाया गया है. अहमदाबाद स्मार्ट सिटी में आ गया है और 11,400 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटीज़ पर खर्च हो रहे हैं. अप्रॉक्सीमेटली 4,000 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दिया गया है. पीएम मित्र पार्क जो है उसमें नवसारी में उसको भी खोला जा रहा है. हमारे गुजरात का ही रेलवे एलोकेशन 14 टाइम्स बढ़ गया है और अब अगले 5 साल में बुलेट ट्रेन वह भी कमीशन हो जाएगी, वह भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा. वंदे भारत हो चाहे कोई और हो, हर एक दृष्टि से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है. और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, ये इसके लिए भी बहुत काम हो रहा है. एम्स में राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल गया है. और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो अहमदाबाद में कहूँ तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम, वह भी नरेंद्र भाई स्टेडियम, वह भी अहमदाबाद में स्थापित हुआ है. सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 6,000 करोड़ रुपए का बन रहा है और आने वाले समय में आपको मालूम ही है कि हम ओलंपिक्स की तरफ जाने के लिए अग्रसर हुए हैं, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों को विकास के साथ दृष्टि से मैं अगर विकास की कहानी बताने लगूं तो शायद शाम हो जाए, लेकिन हम बोलने से रुकेंगे नहीं. इतना विकास हुआ है. लेकिन मैं आपको अभी तक तो पूर्णमासी दिखा रहा था. जो हमारे दूसरे तरफ अमावस्या बैठी है उसको बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए ना. बताना चाहिए कि नहीं? बताना चाहिए ना. ये देखो, ये जो इंडी अलायंस है, ये घमंडिया गठबंधन, ये 2 बातों का गठबंधन है. एक, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ. ये फर्क है. मोदी जी कहते हैं लाल किले के प्राचीर से कि भ्रष्टाचार को हम जड़ मूल से समाप्त करेंगे. ये कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को पनपाएंगे, उनको पोषित करेंगे, उनको बढ़ाएंगे. आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप कोयला का घोटाला, 2G का घोटाला, हेलीकॉप्टर का घोटाला, पनडुब्बी का घोटाला, चीनी का घोटाला, चावल का घोटाला, कौन सा सबमरीन का घोटाला, कौन सा घोटाला छोड़ा? अंतरिक्ष नहीं छोड़ा, आकाश नहीं छोड़ा, समुद्र नहीं छोड़ा, पाताल नहीं छोड़ा, धरती नहीं छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार किया. आप बताइए, लालू ने, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? फूड ग्रेन का घोटाला किया कि नहीं किया? लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? ममता के मंत्रियों ने, उनके घर से पैसे के जखीरे निकले कि नहीं निकले? और उन्होंने घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके के नेता ने घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज एक दूसरे को बचाने में लगे हुए. इनकी रैली में इज्जत दी जाती है, 2 खाली कुर्सियां रखी जाती है कि ये जेल में हैं, इनकी कुर्सी खाली है. ये कट्टर ईमानदारों की कहानी है. कट्टर ईमानदार, ये ऐसे हैं कट्टर ईमानदार. और दूसरी बात आप देखिए, राहुल गांधी बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, संजय सिंह बेल पर हैं,
हमारे कार्तिक चिदम्बरम बेल पर हैं, हमारे पी चिदम्बरम बेल पर हैं, लालू यादव बेल पर हैं, ये सब बेल पर हैं। हमारे टीएमसी के मंत्री बेल पर हैं, हमारे डीएमके के मंत्री बेल पर हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, आजम खान जेल में हैं, ये हमारे अपने टीएमसी के नेता जेल में हैं, डीएमके के नेता जेल में हैं, के कविता जेल में हैं। ये तो या तो जमानत पर बेल पर हैं या जेल में हैं। तो दो ही बातों का इनका जमावड़ा है, एक तो भ्रष्टाचारियों को बचाओ और दूसरा इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने परिवार से लेना देना है। ये सब परिवार वाली पार्टी है। वो बेचारा केजरीवाल भी घर में गया बेचारा जेल में, तो वहां भी और कोई मिला नहीं, वो भी अब आजकल प्रचार के लिए परिवार ही आ गया, सब लोग आ गए। ये इनको कोई लेना देना नहीं है, सब परिवार की पार्टियां हैं। मैं बोलूं तो सारे देश का आपके सामने खाका खींच दूं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, अखिलेश परिवार की पार्टी, अखिलेश एंड डिम्पल फुल स्टॉप, तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी, लालू परिवार की पार्टी, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी, उदयनिधि स्टालिन, स्टालिन परिवार की पार्टी, करुणानिधि थे पहले, ये सुप्रिया सुले, शरद पवार परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब परिवार की पार्टियां हैं, परिवार के पोषक हैं। आपका इस्तेमाल करना, उपयोग करना, इतना ही मतलब है इनको। बाकी सेवा कर नाम से जीरो, मेवा खाने के लिए सबसे आगे ये पार्टी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये राम विरोधी भी हैं, ये सनातन विरोधी भी हैं और ये देश विरोधी ताकतों को के पोषक भी हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जब मैं राम विरोधी कहता हूँ, आप बताइए यूपीए में सोनिया गांधी के टाइम पर आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं कि राम काल्पनिक है? किया था कि नहीं किया था? कहा था कि नहीं कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व तो नहीं है? ये लिखा था कि नहीं लिखा था कि राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, देयर इज नो हिस्टोरिकल प्रूफ। ये एफिडेविट में लिखा था। और आप बताइए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केस को लटकाने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? अटकाया था कि नहीं? भटकाया था कि नहीं? लटकाया था कि नहीं? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया और आज उनके कठोर अनुष्ठान के बाद 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला प्रतिष्ठापित हुए। ये हम करते हैं। और आपको मालूम है कि सनातन विरोधी की बात कर लीजिए, उधर वो उदयनिधि बोलता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है और राहुल गांधी चुप, मुंह पे ताला लग गया, सोनिया गांधी के कान बंद हैं, प्रियंका गांधी देख नहीं रही है, इनको चुप है, कुछ इनको दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो ए राजा बोलता है कि HIV है सनातन को, ये देखिए। और ये आजकल चुनाव जब आता है तो ये घंटी बजाने लगते हैं मंदिर में। इनको ये मालूम नहीं कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है। इस तरीके के को गोत्र बताने के लिए अगली बार बताना पड़ता है। ये जो जिस तरीके का कार्यक्रम चला है, और राष्ट्र विरोधी की बात कर लूं, मैं पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा कि आप लोग जरा इस बात को बताइए। आप बताइए, जेएनयू में नारा लगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जेएनयू में नारा लगा, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है, सबसे पहली बात तो समझो कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, यानी जेएनयू के छात्र शर्मिंदा हैं क्योंकि अफजल के कातिल जिंदा हैं। अब अफजल कौन था?
पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड। अफजल को फांसी किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। और उसको माफी किसने माफ नहीं किया? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज और प्रणब मुखर्जी कातिल हो गए और ये शर्मिंदा हो गए कि भारत के कातिल, भारत के अफजल के कातिल जिंदा है। और राहुल गांधी, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, राहुल गांधी दूसरे दिन इन्हीं लोगों के साथ जाकर के जेएनयू में खड़े हो जाते हैं। बताओ ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है कि नहीं है? इज इट नॉट एंटी नेशनल? और आज आप उनमें से एक को आप लोकसभा का कैंडिडेट बनाते हैं जिनके ऊपर ये चार्ज है। बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है। सलमान खुर्शीद स्टेटमेंट देते हैं कि सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई, आतंकवादियों पर फूट फूट के रोते हैं। ये क्या है? ये कुल मिलाकर के एक तरीके से आतंकवादियों के प्रति नरमी नहीं है तो और क्या है? ये देशद्रोहियों को पनाह देना और पोषक है नहीं है तो और क्या है? आर दे नॉट सॉफ्ट? ये एंटी नेशनल है कि नहीं है? बताइए मेरे को। ये इस तरह का काम करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसका तरीका यही है कि आने वाले समय में अपनी इस उंगली से बटन कमल का दबा देना, यही रास्ता होगा, यही आपके सामने। मित्रों, अब आप देखिए, अब मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में सबको आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान भारत में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो में चालाकी से द माइनॉरिटीज विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटी में कहा मुस्लिम माइनॉरिटी, और यह कहा कि देश का पहला हक मुस्लिम माइनॉरिटी का है। आई रिपीट, ऐसा करके मनमोहन सिंह ने कहा। इन्होंने फिर से माइनॉरिटीज्म को चलाने का और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लगाई। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुले शब्दों में कहा है कि कांग्रेस लिखित में दे कि वह संविधान के साथ छेड़छाड़ करके धर्म के नाम पर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर विल बी नो रिजर्वेशन। कांग्रेस लिख करके दे कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम आरक्षण नहीं करेगी, यह लिख करके दे। और प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस लिख के दे कि ओबीसी, हमारे एससी, हमारे एसटी, हमारे दलित भाई, इनके रिजर्वेशन पर कोई डाका नहीं मारा जाएगा और इनका रिजर्वेशन मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, जहां जहां आपकी सरकार है वहां आप लिख करके कमिटमेंट दीजिए कि आप मुस्लिम आरक्षण नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि 4 बार आपने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लाने की कोशिश की और चारों बार कोर्ट से आप चारों खाने चित हुए। आपने कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन दे रखा था, हमारी सरकार ने वो रिजर्वेशन समाप्त किया और ओबीसी को उनका हक दिलाया, और ये सिद्धारमैया की सरकार फिर से उस काम में जुट गई। बोलिए, ऐसी सरकारों को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? ये इस तरीके से देश को बांटते हैं। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये मुस्लिम लीग का एजेंडा लेके चले। ये तो मुस्लिम लीग का एजेंडा लेके चले। लिख दें ऑल इंडिया कांग्रेस मुस्लिम लीग। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ विकास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कोई भेदभाव नहीं है। आवास योजना, कोई भेदभाव नहीं है। हमारा आयुष्मान भारत, कोई भेदभाव नहीं है। सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ये हमेशा अपीजमेंट, माइनॉरिटिज्म, इसको डालने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, ये सब बातों को आपको समझने की जरूरत है। आप सब की वोटर्स हैं, आप सब से मेरे को पूरा विश्वास है कि आप चिंता करेंगे, और मैं कर्णावती में जरूर हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ और प्रधानमंत्री मोदी जी का राम राम आप पूरे गुजरात में सबको पहुँचाएंगे, सब तक पहुँचेंगे। मैं एक बात और बता दूँ कि रजनी पटेल जी भाषण दे रहे थे, अमित भाई भाषण दे रहे थे, मैंने पूरा भाषण समझ लिया,
मैं पूरी गुजराती समझने लगा हूँ, और क्योंकि अब मैं भी गुजरात से सांसद हो गया हूँ, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे भी गुजरात का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं हर ज़िले में जाऊंगा आगे और आप लोगों के साथ बातचीत करके और विषयों को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય નડ્ડા સાહેબજી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી। આપનું પ્રેરક માર્ગદર્શન એ સાચા અર્થની અંદર અમને ઉર્જા મળી છે, અને એ ઉર્જા મળી છે કે અમે એ ઉર્જાને 7મી તારીખે મતની અંદર પરિવર્તિત કરી અને 4 જૂને અબ કી બાર 400 પારના નારા સાથે ભારત માતા કી વંદે વંદે આ કાર્યક્રમની અંદર આપણે માન્ય મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ, મહામંત્રી શ્રી રણજીભાઈ, બધા ધારાસભ્યશ્રીઓ, શહેર અધ્યક્ષ, પ્રભારીશ્રી, સહપ્રભારીશ્રી, સૌ ઉપસ્થિત, વેપારી મહાજન, બાર એસોસિએશન, વકીલ, ડૉક્ટર, શિક્ષક સેલ અને સમાજના બધા જ વર્ગના લોકોએ આજે ઉપસ્થિત થઈ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો છે, તે બદલ સૌનો આભાર છે। અને સાથે કાર્યક્રમના પૂર્ણાહુતિ બાદ આપણે નીચે અલ્પાહાર સાથે લઈને જઈશું। એ જ સાથે ભારત માતા કી હું સવારે રોજ ઓફિસ જાઉં છું, તમને આ રસ્તા પર જોઉં છું, તમે આ પેમ્પલેટ્સથી લોકોને કંઈક કહેવા માગી રહ્યા છો, કંઈક સંદેશ આપવા માગી રહ્યા છો। તો આ જે છે રૂપાલ પલ્લી 2023 રૂપાલ પલ્લી પરિવર્તન અભિયાન, તો તમે આ અભિયાન જે ચલાવી રહ્યા છો તેનો હેતુ શું છે તે પહેલા દર્શકોને જણાવશો। એક તો પલ્લી હવે 25 દિવસથી બાકી રહ્યા છે। હું 1 વર્ષથી આ કામ કરી રહ્યો છું, એટલે પલ્લી જે 2022માં પતી એના પછી મને જ્યારે આ વેના વિડીયો જોયા, મેં ગામમાં નથી ગયેલો, તો મને જોયું કે ઘી તો અભિષેક ખૂબ જ થઈ રહ્યું છે, અને એક અભિષેક થયા પછી જમીન ઉપર પડે જાય છે, તે મને ના ગમ્યું। આપણે એને બચાવી લેવું જોઈએ, અને નીચે પડ્યા પછી ખરેખર તો કાદવ કીચડ થઈ જાય છે। ભલે લોકો શ્રદ્ધાળુના મનમાં એ નથી દેખાતું, પણ મારી દ્રષ્ટિએ દેખાય છે। અને એ ઘી જે સમાજના લોકો લઈ રહ્યા છે ખૂબ ગરીબ છે, અને એવું માટીવાળું ઘી જેમાં લોકો ચાલે છે અને પહેલાં થૂકતા પણ હોય છે, જે આપણે ખબર નથી પણ થૂકતા હોય, પાન મસાલા પણ ખાતા હોય, બૂટ ચંપલ પણ પહેર્યા હોય, અને એ ઘી જો માણસને ખાવું પડે તો માણસનું અપમાન કહેવાય। આજે શ્રદ્ધાથી આટલું ભગવાનને ઘી ચડાવીએ અને એ ઘીની ઉપર આપણે ચાલીએ પોતે પણ, અને એ ચાલેલું ઘી પાછા ગરીબ લોકો ખાય, એકદમ દુઃખની વાત કહેવાય। માનવતા જ ના હોય ગામમાં એવું દેખાય આપણને। એટલે મને ત્યારથી અમે નક્કી કર્યું કે આના માટે હું ગમે તે કરીને ઘી બચાવવા માટે જઈશ। એકચ્યુઅલી હું 6 મહિના પહેલાં જ અમેરિકા ગયો હતો, અને હું પાછો હજી 4 દિવસ પહેલાં જ આવ્યો છું, અને આવ્યા પછી બસ મેં આ કામ કર્યું છે, અને રોજે રોજ ક્યાંય ના ક્યાંય 4 રસ્તા ઉપર, બગીચામાં, ટ્રેનમાં, બસમાં, બસ આ જ કામ કરું છું કે લોકોને મારો આ મેસેજ જાય, અને લોકો મને કંઈ પૂછે કે શા માટે આ તમે કરો છો, તો મારો હેતુ છે કે અમે અભિષેક કરવા પણ માગીએ છીએ। અભિષેક ખૂબ જ થાય, જેટલો થાય છે એના કરતાં ખૂબ વધારે મહિમા પણ વધે, પણ ઘી બચાવીને, ઘી બગાડીને નહીં, ઘી બચાવીને। અને એ પણ મારો સૂત્ર છે, એક ચમચીથી અભિષેક કરી શકાય। માતાજી ખુશ જ થવાના છે। હું નથી માનતો કે માતાજી કોઈ દુઃખી થાય। માતાજીને જો આ ખરેખર તમારા ઘીની જરૂર છે તો એ તમને નહીં કહેવાય, પોતે પોતાનું તળાવ બનાવી શકે એવા છે, સક્ષમ છે પોતે બનાવવું હોય તો, એમને નાવું જ હોય તો, પણ આપણે એમને નવડાવવાની એટલી બધી જરૂર નથી। આપણે ચમચીથી નવડાવો તો પણ ભાવના એટલી જ પૂરી થવાની છે જેટલી ભક્તોની પણ છે। મને યાદ છે ત્યાં સુધી અમારા ઘરમાં સિંહ સાકરિયાથી ભગવાનને ઘણીવાર પ્રસાદ કર્યો છે, ઘણીવાર 32 ભગવાન પણ ચડાયા છે અમે લોકોએ, અને ઘણીવાર ખીર પણ ખવડાવી છે, ઘણીવાર અમે એમને દૂધપાક પણ ખવડાવ્યો છે। તો ભગવાન તો બધું જે આપણે ધરાઈએ તો ખાવાના જ છે, તો એક ચમચીથી હું અભિષેક કરીશ તો પણ ભગવાનને અભિષેક થવાનો છે, અને હું આખું ડોલચું કે ડબ્બો આખો ઊંધો પાડીશ તો પણ અભિષેક જ થવાનો છે। પણ એનાથી ફાયદો કોઈને થતો નથી, ફક્ત માણસ જ માણસનું અપમાન કરે છે। બસ આ દુઃખનું વાત છે। તો રૂપાલ ગામમાં જે આ પલ્લીનું જે ચાલી રહ્યું છે, ઘીનો અભિષેક કરવામાં આવે છે, તે આ જે પરંપરા છે તે મારા ખ્યાલથી 5000 વર્ષ કરતાં પણ જૂની છે। તો ગામના જે લોકો છે તેમનું પણ કહેવું અલગ છે। જે તમે આ જે રૂપાલ પલ્લી પરિવર્તન અભિયાન ચલાવી રહ્યા છો, તમારો જે હેતુ છે, તો આપણે દર્શકો પાસેથી જરા જાણીએ કે તેમનું શું કહેવું છે, તે મુદ્દે તે શું કહી રહ્યા છે। તારીખ 5 ઓક્ટોબર 2023 રૂપાલ પલ્લી રથના સ્વયંસેવકો પ્રણામ। જય જય શ્રી વરદાઈ માતાજી। પલ્લીમાં રથ પર ઘી અભિષેકની કેટલા વર્ષ જૂની પરંપરા છે, પરંપરા કેવી છે તે અમને લેખિતમાં પુરાવા સાથે જાણવા માગીએ છીએ। અમે જાણવા માગીએ છીએ કે નીચેના આપેલા 7 પ્રશ્નોમાંથી સાચી પરંપરા કઈ। પ્રશ્ન 3, પ્રશ્ન 1 વત્તા પ્રશ્ન 2 વત્તા ગામના રસ્તાની માટીમાં મેળવી કાદવ કીચડ કરવાની પરંપરા છે। પ્રશ્ન 4,
પ્રશ્ન 1 અને પ્રશ્ન 2 વત્તા પ્રશ્ન 3 ઘી સામાજિક પછાત સમાજના માનવને ભક્તોના પગ નીચે કચડાયેલું, ભક્તોના થૂક, પાન મસાલાની પિચકારીવાળું અને છેલ્લે ભક્તોના તૂટેલા ફૂટેલા બૂટ ચંપલ પડેલા ઘીને લેવા માટે મજબૂર કરી અપમાન કરવાની પરંપરા છે. ટૂંક સમયમાં જ રજિસ્ટર ઈડી દ્વારા 5 પલ્લી મંડળ અને 1 ટ્રસ્ટીને પોસ્ટ કરવાનો છું. જવાબ નહીં આપો તો અને દર વર્ષની જેમ કરશો તો તૈયાર રહેજો હાઈકોર્ટમાં મળવા માટે. કલેક્ટરશ્રીને પણ પૂછવાનો છું, તમારી જવાબદારી શું છે? મારું નામ રાધેશ્યામ પટેલ છે, ઉંમર 62 વર્ષ છે. કાયદાકીય સલાહ લઈને પુરાવા સાથે હાઈકોર્ટમાં PIL કરવાનો છું. આ વર્ષે પલ્લી મહોત્સવ 2023માં વિચારીને મહોત્સવ કરશો, નહીં તો ભારે પડશે. અમારા ગ્રુપમાં વકીલોની ફોજ છે, અમારા ગ્રુપમાં રેશનાલિસ્ટોની ફોજ છે. જય જય વરદાઈ માતા. રૂપાલ પલ્લી મહોત્સવ પરિવર્તન અભિયાન 2023 રાધેશ્યામ પટેલ 9023960692 ઓનલી વોટ્સએપ મેસેજ.